पिछले सेशन में मैंने आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके अब दिखाने वाला हूं। जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन से मैच करके देखो, आपसे कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इनकेस कोई गलती हो तो मैं सोल्यूशन समझाने जा रहा हूं, अपनी गलती को पहचानिए और अगर कोई भी गलती है तो वो सेम गलती आपसे दोबारा ना होने पाए इस बात की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पहले मैं एक बार समझाता हूं। एक सॉलिड स्फीयर है और जब हम इसको पानी में डालते हैं तो पहली चीज तो ये फ्लोट होता है, यानी डूबता नहीं है, तैर रहा होता है पानी में, और हाफ सबमर्ज्ड यानी पानी में ये आधा घुसता है, पूरा नहीं डूबता है, आधा घुस के तैरता है। तो आपको बताना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर। तो ये जो हमारा सॉलिड स्फीयर है इसका जो मटेरियल है, जिस मटेरियल से हमने इसको बनाया है, उस मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है। सबसे पहले तो ये बताओ कि आप लोगों को रिलेटिव डेंसिटी का मीनिंग पता है। रिलेटिव डेंसिटी का मीनिंग है वाटर के रिलेटिव मटेरियल की डेंसिटी, वाटर के रिलेटिव। और वाटर के रिलेटिव मतलब मटेरियल की जो डेंसिटी है उसका वाटर की डेंसिटी के साथ रेशियो, मतलब मटेरियल की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी। तो जो आंसर आता है उसे रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो मैं सबसे पहले एक डायग्राम बनाता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सॉलिड स्फीयर हाफ सबमर्ज्ड है, तो ये हमारा सॉलिड स्फीयर है और पानी में जब हम रखेंगे तो ये हाफ सबमर्ज्ड होगा, आधा पानी में डूबेगा। तो दिस इज हाफ सबमर्ज्ड इन वाटर। पानी में रखने पे ये आधा डूबता है, तो ये इसकी हालत होती है। आधा डूबता है। तो हमें बताना है कि ये जो स्फीयर का मटेरियल है उसकी डेंसिटी क्या है। तो मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा जो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैं हमेशा पूछता हूं, ये डूब गया कि तैर रहा है। तो आंसर है कि ये तैर रहा है। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है फ्लोट्स, तैर रहा है, वैसे डायग्राम में भी लिख रहा है डूबा थोड़ी है, तैर रहा है। और अगर तैर रहा है तो इसके वजन को किसने संभाला है? अपथ्रस्ट ने। तो इसका जो वजन होगा mg, उसे अपथ्रस्ट ने संभाला होगा। ठीक, तो मैं सिंपल इक्वेशन लिखूंगा, इसके वजन को अपथ्रस्ट ने संभाला। ठीक है, अब अपथ्रस्ट की वैल्यू कौन बताता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और क्या कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जो अपथ्रस्ट की वैल्यू है वो डिस्प्लेस होने वाले पानी के वजन के बराबर है। जितना पानी डिस्प्लेस हो रहा है उस डिस्प्लेस होने वाले पानी का जितना वजन है वही अपथ्रस्ट है। तो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ उसके वजन के बराबर। और पानी कितना डिस्प्लेस हुआ? जितना सॉलिड घुस गया पानी में। तो क्वेश्चन में लिखा है हाफ सबमर्ज्ड, तो ये जो स्फीयर है ये आधा पानी में घुसा है। ये जो स्फीयर है ये हाफ सबमर्ज्ड यानी पानी में ये आधा घुसा है। तो जो भी इस स्फीयर का वॉल्यूम है उसके आधे वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस हो रहा है। तो मान लेते हैं स्फीयर का वॉल्यूम v है, तो आधे वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस हुआ। तो कितना पानी डिस्प्लेस हुआ है? v/2 वॉल्यूम। और ये जो v/2 वॉल्यूम का पानी है इसका जो वजन है वही अपथ्रस्ट है। तो v/2 वॉल्यूम, वॉल्यूम में पानी की डेंसिटी मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम में पानी की डेंसिटी मल्टीप्लाई करो, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा मास। तो ये जो है ये डिस्प्लेस होने वाले पानी का मास है और हमें वजन लिखना है, तो वजन के लिए मास में g मल्टीप्लाई करो। mg इज द वेट। तो जो डिस्प्लेस होने वाले पानी का वेट है वो अपथ्रस्ट है। मास, ये किसका मास है? स्फीयर का। तो स्फीयर का मास होगा वॉल्यूम इंटू स्फीयर की डेंसिटी इंटू g। तो देखो दोनों साइड से g कैंसिल हुआ, दोनों साइड से v भी कैंसिल हुआ। हमें बताना क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को शॉर्टकट में RD लिखते हैं हम लोग। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज, तो जो स्फीयर का मटेरियल है उस मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी मतलब स्फीयर की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी, स्फीयर की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी,
इसकी वैल्यू 1/2 आएगी, 1/2 आएगी यानी 0.5 आएगी। तो इतना सिंपल ये क्वेश्चन था, आंसर इज 0.5। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन आपके सामने है। एक लाइन का ये टोटल क्वेश्चन था। जिन बच्चों ने होमवर्क किया उनसे जरूर सॉल्व हुआ होगा, मुझे पूरा विश्वास है। इन केस किसी बच्चे से कोई मिस्टेक हुई हो तो अपनी मिस्टेक को समझिए और मेक श्योर कि जो भी मिस्टेक है वो दोबारा आपसे कभी ना हो। फेयर कॉपी पे अच्छी हैंडराइटिंग में सोल्यूशन को नोट कर लीजिए। फेयर कॉपी पे नोट करते समय देखने से बचना, कोशिश करना बिना देखे फेयर कॉपी पे लिखो। अभी मैंने समझाया है तो देखना क्यों है, समझ लिया है तो बिना देखे लिखो, कहीं अटक जाओ तब देखो। फेयर कॉपी पे सोल्यूशन नोट कर लो, फिर मैं ऐसा ही एक और प्रॉब्लम दूंगा होमवर्क के लिए, पहले इसको नोट करो, जल्दी नोट करो। और बच्चों तो ये है आप लोगों के लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, 8वां क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैं इसके पहले 7 क्वेश्चन आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड करवा चुका हूं, तो इसलिए होना ही चाहिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड सीधा सीधा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मैं समझा रहा हूं, एक बॉडी है और जब हम उसको पानी में डालते हैं तो हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड वाटर होता है। आई रिपीट, एक बॉडी है और जब वो पानी में फ्लोट करवाते हैं तो हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड वाटर रहता है, आधा वॉल्यूम पानी में डूबता है और बॉडी हमारी तैरना शुरू हो जाती है। अब हम इसको एक ऑयल में तैराते हैं, बॉडी को हम एक ऑयल में ले जाके डालते हैं और जब ऑयल में बॉडी को रखते हैं तो क्वार्टर ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड ऑयल रहता है। मतलब पानी में तो बॉडी का आधा वॉल्यूम डूबता है, लेकिन जब ऑयल में रखते हैं तो क्वार्टर ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड ऑयल रहता है। एक क्वार्टर मतलब एक चौथाई वॉल्यूम ऑयल में घुसता है। तो आपको फाइंड क्या करना है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑयल। तो ये जो ऑयल है जिसमें ये बॉडी को हमने तैराया था और उसका क्वार्टर वॉल्यूम घुस रहा था, उस ऑयल की रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो, अगले सेशन में मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। नोट करो क्वेश्चन को। ऑलराइट बच्चों, अब मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते हैं इसको। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है, ये चीज क्या है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जिसे हम कह रहे हैं वो चीज क्या है। तो मान लो एक बर्तन है और उस बर्तन में हमने एक लिक्विड भर दिया है। जो लिक्विड हमने भरा है उसकी डेंसिटी को हम रो मान लेते हैं। तो रो डेंसिटी का लिक्विड हमने बर्तन में पूरा भरा हुआ है। तो आपको क्लियर दिखाने के लिए मैं यहां पे लिक्विड इरेज करके, ये है डेंसिटी। तो रो डेंसिटी का लिक्विड हमने बर्तन में भरा हुआ है, कैपिटल H हाइट तक लिक्विड को भरा गया है। ठीक है, तो एक लिक्विड है हमारे पास, उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो। और ये जो लिक्विड है हमने उसको एक बर्तन में भरा है, कितनी हाइट तक भरा है, कैपिटल H हाइट तक बर्तन के अंदर हमने लिक्विड को भरा है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो बर्तन की साइड वॉल है, ये जो कंटेनर की साइड वॉल है, इसमें हम एक छोटा सा होल बनाते हैं। सपोज करो हमने ये होल बनाया, बिल्कुल नन्हा सा छोटा सा होल बनाया है, और ये जो हमने होल बनाया है ये हमने सरफेस से स्मॉल h गहराई पर जाके बनाया है। कहां बनाया है होल, सरफेस से स्मॉल h नीचे, मतलब स्मॉल h गहराई पर हमने ये होल बना दिया है ऐसे, स्मॉल h। तो क्या होगा जब हम होल बनाएंगे, और ध्यान रखना ये होल बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल होल है। क्या होगा जब हम ये होल बनाएंगे, तो ऑब्वियसली जब आप दीवार में होल बनाओगे तो लिक्विड इस होल के बाहर निकलेगा। ठीक, जिस स्पीड से
लिक्विड होल के बाहर आता है, जिस वेलोसिटी से लिक्विड होल के बाहर निकलता है उसी वेलोसिटी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, तो एक बार फिर से समझो, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स किसे कहते हैं? एक बर्तन में लिक्विड भरा है, बर्तन में की दीवार में हमने एक होल किया, तो जिस वेलोसिटी से लिक्विड होल के बाहर आता है उसी वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते हैं। तो मैंने आपको अभी अभी ये समझाया कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स चीज क्या है। अब दूसरे मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं। आप ये तो समझ गए हो कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते किसको है। अब दूसरी चीज है इसकी वैल्यू क्या है। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है इसकी वैल्यू क्या है, कितनी वैल्यू, कितनी स्पीड से लिक्विड होल के बाहर आ रहा है। तो व्हाट इज दिस स्पीड, ये स्पीड की वैल्यू क्या है, इसे कैलकुलेट करना है। तो पहली चीज है आपको ये समझना है कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते किसको है, और दूसरी चीज है कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स को फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैंने आपको ये समझाया है कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स चीज क्या है। लिक्विड जिस स्पीड से होल के बाहर आएगा उसी रफ्तार को, जिस रफ्तार से लिक्विड की धारा बाहर निकलती है उसी रफ्तार को वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते हैं। और जब लिक्विड बाहर आएगा तो बाहर जो है वो इस तरह से जमीन पे जाके लैंड होगा, ऐसे यूं, इस तरह से वो जमीन पे जाके लैंड करेगा, मतलब एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ। क्योंकि जब बाहर आ गया तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स है, वो है ग्रेविटी। और जब अकेला ग्रेविटी का फोर्स हो तो जो मोशन होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो जब लिक्विड होल के बाहर निकल जाता है, बाहर निकलने के बाद जो लिक्विड की धार है वो प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाके जमीन पे लैंड होती है। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है उसी सिचुएशन को मैंने इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया है। सिचुएशन क्या है एक बार फिर से समझो। एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, लिक्विड को बर्तन में भरा है, कितनी हाइट तक भरा है, कैपिटल H हाइट तक लिक्विड को भरा है। अब ये जो बर्तन है, इस बर्तन में हमने स्मॉल h गहराई पर एक होल बनाया और होल से लिक्विड बाहर आना शुरू हुआ। तो जिस स्पीड से लिक्विड होल के बाहर आता है उसी स्पीड को हम वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज एन आइडियल फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो। तो एक आइडियल फ्लूइड है, एक आइडियल लिक्विड है, उसकी डेंसिटी रो है, इज फिल्ड इन अ कंटेनर। तो डेंसिटी रो का लिक्विड है और इस लिक्विड को हमने कंटेनर में फिल कर रखा है अप टू हाइट कैपिटल H। कैपिटल H हाइट तक इसको फिल किया है। नाउ अ स्मॉल ओरिफाइस, ओरिफाइस का मतलब होल होता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूं। ओरिफाइस का मतलब होल। तो नाउ अ स्मॉल ओरिफाइस, एक बिल्कुल छोटा सा एक होल, इज पंच्ड इन द साइड वॉल ऑफ द कंटेनर। तो बर्तन की जो साइड वॉल है उसमें एक बिल्कुल नन्हा सा हमने एक होल पंच किया है। तो इट इज पंच्ड इन द साइड वॉल ऑफ द कंटेनर एट अ डेप्थ स्मॉल h। तो स्मॉल h गहराई पर, सरफेस के नीचे स्मॉल h गहराई पर बर्तन की दीवार में हमने ये होल बनाया है। तो एट अ डेप्थ h बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो जो लिक्विड की फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस मतलब जहां से लिक्विड खत्म होके एयर शुरू होती है, तो जहां पे ये एयर शुरू हो रही है, बेसिकली सरफेस कहते हैं इसको, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको फ्री सरफेस कहते हैं। तो एट अ डेप्थ h बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो हमने एक स्मॉल ओरिफाइस, ओरिफाइस मतलब होल, बनाया है इन द साइड वॉल ऑफ द कंटेनर। और ये जो होल बनाया है एट अ डेप्थ स्मॉल h बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, फ्री सरफेस से स्मॉल h गहराई में हमने ये होल बना रखा है। द वेलोसिटी विद विच द लिक्विड इज इजेक्टेड आउट फ्रॉम द ओरिफाइस, जिस वेलोसिटी से लिक्विड ओरिफाइस के बाहर इजेक्ट होता है, इजेक्ट होता है मतलब बाहर निकलता है, इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो जिस वेलोसिटी से लिक्विड होल के बाहर निकलता है उसी को वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते हैं। आई होप सारे बच्चों को वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या है ये तो क्लियर हो गया होगा।
आप लोग हेडिंग डालिए वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, सुंदर सा डायग्राम बनाओ, और ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा है इसमें इसी डायग्राम का डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, डिस्क्रिप्शन को नोट कर लो फटाफट। ऑलराइट, कर लिया नोट? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या है समझ में आया? अब हम लोग वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स को कैलकुलेट करने वाले हैं, तो हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके पता लगाएंगे कि ये जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है ये कितनी है। ठीक है, आप लोगों को डायग्राम बनाना है और ये पैराग्राफ नोट करना है। ठीक, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, आगे की चीज आपको सिखाने जा रहा हूं। अब एक चीज सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो हमने ओरिफाइस बनाया है, ओरिफाइस का मतलब होल, जो हमने बर्तन की दीवार में बनाया है, मैंने 2-3 बार ये चीज मेंशन की है कि ये जो होल है ये बहुत ही छोटा है। इट्स अ वेरी टाइनी ओरिफाइस, बहुत ही छोटा होल है। तो जब बहुत ही छोटा होल होगा तो पानी जब निकलना बाहर शुरू होगा, अगर बड़ा होल है तो क्या होगा पहले ये समझो। अगर बड़ा होल है तो इधर से पानी निकलेगा और लिक्विड की जो लेवल है, लिक्विड की जो सरफेस है वो नीचे की तरफ गिरने लगेगी, नीचे आना शुरू हो जाएगा बर्तन के अंदर वाला लिक्विड। ऐसे ही होगा, कोई हाई फाई बात तो नहीं हो रही ना, कॉमन सेंस की बात है। इधर से पानी निकलेगा और इधर से जो लिक्विड का जो लिक्विड की सरफेस है वो नीचे की तरफ आनी शुरू होगी। तो जो लिक्विड की सरफेस है उसमें एक डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी। मैं बिल्कुल भी हाई फाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो एब्सोल्यूट प्योर कॉमन सेंस कह रहा हूं कि एक तरफ से पानी बाहर निकल रहा है बर्तन के, तो बर्तन के अंदर जो पानी की सरफेस है वो नीचे आने लगेगी, पानी का जो लेवल है वो कम होने लगेगा। आई होप दैट्स वेरी ऑब्वियस एंड क्लियर टू एवरीवन। अब यहां पे एक कैच है, पहले एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैंने कहा कि ये जो होल है ये बहुत छोटा है, इट्स अ वेरी स्मॉल ओपनिंग। तो अगर ये होल बहुत छोटा है तो जो पानी बाहर निकल रहा है बहुत कम मात्रा में निकल रहा है, बहुत जरा सा पानी है जो बाहर निकल रहा है क्योंकि होल बहुत ही छोटा है। तो अगर पानी जो बाहर आ रहा है वो बेहद कम मात्रा में बाहर आ रहा है तो अंदर ये जो लेवल है, इस लेवल पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा, बहुत देर बाद ये लेवल कुछ नीचे फील होगा। कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं मैं, फिजिक्स की बात नहीं कर रहा मैं तो बिल्कुल प्योर कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं कि अगर ये जो होल है ये बेहद छोटा होगा तो जो बर्तन के अंदर पानी का लेवल है, लिक्विड का लेवल है, वो बहुत देर बाद आपको नीचे थोड़ा महसूस होगा। अगर आप कुछ वक्त 2-3 मिनट के लिए देखोगे तो आपको लगेगा कि लेवल में कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि पानी जो बाहर निकल रहा है बहुत कम मात्रा में निकल रहा है, होल बहुत ही छोटा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वैसे क्या होगा, इधर से पानी बाहर आया तो इधर से जो पानी की सरफेस है वो नीचे की तरफ जाएगी, तो ये जो पानी की सरफेस है, सरफेस में डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी। तो सरफेस की वेलोसिटी को मैं VS लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ सरफेस। तो एक ये जो होल है, होल से पानी बाहर आएगा तो सरफेस जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। तो जो लिक्विड की सरफेस है, सरफेस में एक डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी जब होल से पानी निकलना चालू होगा तब। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि ये होल बहुत ही छोटा है, और अगर होल बहुत छोटा है तो पानी बहुत कम मात्रा में होल से निकल रहा है, और अगर पानी बहुत कम मात्रा में निकल रहा है तो ये जो बर्तन के अंदर पानी का लेवल है ये नेग्लिजिबल स्पीड से नीचे उतरेगा। मतलब ये जो सरफेस की स्पीड है ये अप्रोक्सीमेटली 0 ही होगी। अगर होल बड़ा होता तो पानी की जो सरफेस है वो तेज स्पीड से नीचे आती, मतलब जल्दी जल्दी पानी का लेवल आपको कम होता हुआ नजर आता, आप देखोगे पानी का लेवल कम होता हुआ दिखेगा आपको।
लेकिन अगर होल बहुत छोटा है तो पानी का जो लेवल है वो बेहद स्लो रफ्तार से नीचे उतरेगा, और जितना छोटा होल होगा पानी के लेवल की रफ्तार उतनी ही कम होगी। और मैंने कहा है होल इज वेरी स्मॉल, तो ये जो पानी की सरफेस है इसकी जो डाउनवर्ड स्पीड है वो ऑलमोस्ट जीरो है। तो मैं पानी की सरफेस की स्पीड को ऑलमोस्ट जीरो मानते हुए कैलकुलेशन करूंगा। पानी की जो सरफेस है उसकी स्पीड ऑलमोस्ट जीरो का मतलब दिस होल इज एक्चुअली वेरी स्मॉल। तो हम एक बहुत छोटे होल से लिक्विड को निकलता हुआ मान के कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि जो ओरिफाइस है, जो बर्तन की दीवार में हमने होल बनाया, बेहद छोटा है। एक बार मैं अपनी बात को फिर से समझाने जा रहा हूं। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आई हो तो मैं दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो। और अगर फिर भी नहीं समझ में आया आपको तो आप पर्सनली मेरे से डिस्कस करना। हम ये मान रहे हैं कि जो होल है बहुत ही छोटा है, तो मतलब हम बहुत छोटे होल से वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स फाइंड कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल ओरिफाइस, बहुत छोटे होल से निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स फाइंड कर रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो होल है, जो हमने होल बनाया है, वो बेहद छोटा है। अब देखो, अगर होल बहुत छोटा है तो मैं कह रहा हूं कि जो पानी की सरफेस है बर्तन के अंदर, इस पानी की सरफेस की नीचे की तरफ जो स्पीड है वो नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि होल छोटा है तो बहुत कम मात्रा में पानी बाहर निकलेगा। और अगर बहुत कम पानी बाहर निकलेगा तो अंदर जो पानी की सरफेस है वो आपको बहुत देर बाद कुछ नीचे आई हुई फील होगी। थोड़ी देर देखोगे तो लगेगा कुछ नहीं फर्क पड़ रहा अंदर वाली सरफेस को, क्योंकि बहुत कम पानी बाहर गया। तो ये जो पानी की सरफेस है ये ऑलमोस्ट अपनी जगह पर बरकरार रहेगी कुछ वक्त के लिए। अगर आप लंबे टाइम तक इसको देखोगे तब दिखाई देगा कि अरे ये तो नीचे हो गई है, मतलब पानी की सरफेस नीचे को मूव कर रही, मूव तो कर ही रही है। अगर एक तरफ से पानी बाहर निकल रहा है तो बर्तन के अंदर पानी की सरफेस तो नीचे आएगी ही आएगी। लेकिन अगर होल बहुत छोटा है तो पानी की सरफेस की नीचे आने वाली जो रफ्तार है वो रफ्तार बहुत कम होगी, ऑलमोस्ट जीरो होगी, अप्रोक्सीमेटली जीरो होगी अगर होल बहुत छोटा है। तो हम लोग बहुत छोटे होल से वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और बहुत छोटे होल के लिए पानी की जो सरफेस है उसकी नीचे की तरफ वाली वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो है, ऐसा मानेंगे। आई होप कि जो मैंने समझाया वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। तो देखिए, पानी फ्लो हो रहा है, डायग्राम देखो, दिखा? पानी फ्लो हो रहा है। अगर नहीं दिखा तो फिर से देखो, अब दिखा? हां, पानी फ्लो हो रहा है, बर्तन के बाहर नहीं, बर्तन के अंदर पानी फ्लो हो रहा है, बाहर तो दिख ही रहा है। अब बच्चे हैरान होना शुरू हो गए। बच्चे कह रहे हैं अंदर कहां फ्लो हो रहा है? देखो बेटे, अंदर से ही तो पानी बाहर जा रहा है ना, तो बर्तन के अंदर पानी का फ्लो हो रहा है। और जब पानी फ्लो हो रहा है तो हम हमेशा इमेजिन कर सकते हैं कि एक ट्यूब है उसमें फ्लो हो रहा है। मतलब हम एक ट्यूब को हमेशा इमेजिन कर सकते हैं। ट्यूब मतलब क्या? पानी की बाउंड्री। तो पानी फ्लो हो रहा है, आप बाउंड्री को ही उसकी ट्यूब मान लो। तो जब भी पानी फ्लो होता है, जब भी लिक्विड फ्लो होता है, तो हम हमेशा मान सकते हैं कि वो एक ट्यूब में ही फ्लो कर रहा है, ऐसा मान सकते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं। भले ही वहां पे ट्यूब मौजूद नहीं है, पर हम ट्यूब को खुद इमेजिन कर लें कि ट्यूब है और उसी में फ्लो हो रहा है। तो वी कैन ऑलवेज इमेजिन अ ट्यूब। तो जब भी पानी फ्लो करता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, तो हम हमेशा एक ट्यूब को इमेजिन कर सकते हैं, हमेशा, जिस ट्यूब में से पानी का फ्लो चल रहा है। भाई, पानी की जो बाउंड्री है, जो सरफेस है, आप उसको मिला जुला के एक ट्यूब जैसा इमेजिन कर लो, तो आपको लगेगा कि एक ट्यूब है, ट्यूब में पानी फ्लो हो रहा है। दैट्स वेरी सिंपल, राइट? तो पानी यहां भी फ्लो कर रहा है, लिक्विड यहां भी फ्लो कर रहा है।
बर्तन के बाहर वाले फ्लो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बर्तन के अंदर वाले फ्लो की बात कर रहा हूं। तो चलो हम इमेजिन करते हैं कि एक ट्यूब है और उस ट्यूब में ये लिक्विड फ्लो हो रहा है। अब मैं आपको वो ट्यूब दिखाता हूं कहां है, कौन सी ट्यूब है जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है। अच्छा, ट्यूब जो होती है उसका तो कोई भी शेप हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी ट्यूब हमेशा ऐसी खूबसूरत सी इस तरह की नजर आए। ट्यूब तो किसी भी शेप की हो सकती है ना। देखो एक ट्यूब ये देखो, एक ये ट्यूब, तो इधर से पानी ट्यूब में घुसेगा, इधर से निकलेगा। ट्यूब का शेप देखिए, जरूरी थोड़ी ट्यूब मतलब एकदम खूबसूरत सी दिखने वाली ट्यूब हो। ट्यूब तो कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो सकती है। ट्यूब इज ट्यूब, राइट। हमेशा बड़ी सुंदर सी सिलिंड्रिकल सी ट्यूब हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ट्यूब तो कैसी भी हो सकती है। ट्यूब का जो शेप है, ट्यूब का जो डिजाइन है, तो कैसा भी हम बना सकते हैं। तो यहां भी बर्तन के अंदर पानी का फ्लो है, क्योंकि अगर पानी बाहर आ रहा है तो अंदर से ही तो बाहर आ रहा है, तो अंदर भी फ्लो है। अंदर वाले फ्लो को मैं देख रहा हूं। आप लोग इमेजिन करो कि एक ट्यूब है, उसमें पानी का फ्लो हो रहा है। मैं वो ट्यूब दिखा रहा हूं आपको, देखिए। तो ये है हमारी ट्यूब, ऐसे। ये है हमारी ट्यूब। समझ में आई हमारी ट्यूब कैसी है? हमारी ट्यूब का एक जो एंड है, एक एंड सरफेस पर है। ये जो लिक्विड की सरफेस है, ये हमारी ट्यूब का एक एंड है, और दूसरा एंड ये होल है। तो ट्यूब का जो एक एंड है जहां से पानी घुस रहा है, एक एंड हमने पानी की सरफेस को मान लिया है, और दूसरा एंड हमने मान लिया इस होल को जहां से पानी निकल रहा है। तो इधर से पानी ट्यूब में घुस रहा है, इधर से निकल रहा है। पहले तो बताओ इतना क्लियर है? ये जो ट्यूब हमने इमेजिन की है, ये ट्यूब समझ गए हो भाई? ट्यूब क्या होती है? एक तरफ से पानी घुसता है, एक तरफ से निकलता है। तो हमने इस ट्यूब को इमेजिन किया, तो ये जो होल है, होल से पानी बाहर आ रहा है। तो ये जो होल नजर आ रहा है, ये ट्यूब का एक सिरा है, और ये जो सरफेस है पानी की, इसको हमने ट्यूब का दूसरा सिरा माना है। तो ये जो पानी की सरफेस है, यहां से पानी ट्यूब में घुसता है और इस होल से पानी बाहर आता है। तो सरफेस से अंदर जाता है, होल से बाहर आता है। तो हमने एक ट्यूब को इमेजिन किया है यहां पर। कैन एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस ट्यूब? ऑलराइट, तो अगर आप लोगों को ये ट्यूब क्लियर है, तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो डेफिनेटली क्लियर होगा। तो हमारे पास बेसिकली एक ट्यूब है, उस ट्यूब में पानी फ्लो हो रहा है। और अगर किसी ट्यूब में पानी फ्लो हो रहा है, तो हम बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू अप्लाई बर्नौली थ्योरम एट द टू एंड्स ऑफ दिस ट्यूब। ट्यूब के जो दो सिरे हैं, एक सिरा सरफेस है, सरफेस से पानी घुसा ट्यूब में, और दूसरा सिरा ये होल है, होल से बाहर आया। तो एक जो एंड है ट्यूब का, एक जो एंड है वो पानी की सरफेस को मान लिया हमने ट्यूब का एंड, और जो दूसरा एंड है ट्यूब का वो हमने होल को माना है। तो सरफेस से पानी, यहां से पानी अंदर घुसा और इधर से पानी बाहर आया, और ये जो दोनों एंड हैं, उन दोनों एंड्स पर वी आर गोइंग टू अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम। तो वी आर गोइंग टू अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम at the free surface and the hole। तो ये जो हमारी ट्यूब है, ट्यूब के दोनों एंड्स पर हम बर्नौली थ्योरम लगा रहे हैं। पहला एंड यानी पानी की फ्री सरफेस है, और दूसरा एंड ट्यूब का यानी कि होल है। तो फ्री सरफेस और होल पर हम बर्नौली थ्योरम लगा रहे हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को बर्नौली थ्योरम याद है। बर्नौली थ्योरम ये होती है, हमने प्रूव किया है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1
इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H कांस्टेंट होता है। अब यहां पे वैल्यू फिल करेंगे, तो ये फ्री सरफेस के लिए वैल्यूज हैं और दूसरी साइड होल के लिए हम वैल्यूज फिल करेंगे। तो P1 यानी प्रेशर, तो जो पानी की फ्री सरफेस है उस पे पड़ने वाला प्रेशर तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, और मैं डायग्राम में बिल्कुल क्लियर मेंशन कर रहा हूं कि सरफेस की वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 0 है। तो ये जो पानी की सरफेस है इसकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 0 है। तो P1 यानी फ्री सरफेस पे पड़ने वाला प्रेशर, बर्नौली थ्योरम के प्रूफ में हमने लिया था जिस प्रेशर से लिक्विड ट्यूब में घुस रहा है, तो P1 वो प्रेशर है जिसने लिक्विड को ट्यूब में भेजा। तो P1 की जगह P0, तो फ्री सरफेस पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो P0 है। हाफ रो V स्क्वायर, ये V1 क्या है? V1 है इधर वाले एंड की वेलोसिटी, तो इधर वाले एंड की वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 है, तो ये V1 स्क्वायर को हम 0 स्क्वायर लिखेंगे। रो जी H1 मतलब ये हाइट, तो H1 की जगह इधर वाले एंड की हाइट है कैपिटल H। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमने फ्री सरफेस के लिए प्रेशर, फ्री सरफेस पर जो स्पीड है वो, और फ्री सरफेस पे जो हाइट है वो फिल कर दिया है। राइट हैंड साइड पे चलते हैं, तो ये जो होल है, इस होल के बाहर जो प्रेशर पड़ रहा है वो P0 है। तो होल के बाहर जो प्रेशर है वो P0 है। लिक्विड जो निकल रहा है उसकी स्पीड जो है वो V है, यही V हमें फाइंड करना है। तो प्रेशर होल के बाहर P0 ही है, फ्री सरफेस पर भी P0 है, और होल के बाहर जब लिक्विड आएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के खिलाफ बाहर आएगा, तो प्रेशर तो दोनों साइड P0 ही रहेगा इक्वेशन में। सरफेस पर वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 है क्योंकि होल बहुत ही छोटा है, मैंने डिटेल में समझाया है। होल से जो पानी बाहर आ रहा है उसकी स्पीड V है, यही V वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है, फाइंड करना है। और रो जी H2 मतलब इधर वाला जो ट्यूब का सिरा है उसकी हाइट, तो ये जो हाइट है इट इज H माइनस H। ठीक, P0 से P0 कैंसिल हुआ, दोनों साइड इक्वेशन में कैंसिल हुआ, ये टर्म तो 0 ही है। तो देखो आगे क्या बनता है, रो जी कैपिटल H इट इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी कैपिटल H माइनस रो जी स्मॉल h। ये रो जी कैपिटल H भी कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो गया। रो जी H वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो ये नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव हो गया। हाफ रो V स्क्वायर, रो से रो कैंसिल हुआ, V की वैल्यू आ गई √2GH। इतनी स्पीड से लिक्विड होल के बाहर आएगा, तो यही जो स्पीड है यही वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है। पर ध्यान रखना, ये जो रिजल्ट है ये तभी वैलिड है जब होल बहुत छोटा हो। तो जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए आप मान के चलना कि होल छोटा है। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि होल छोटा नहीं है, या क्वेश्चन में इस तरह की कोई हिंट कही जाए कि होल को छोटा मत मानो, तभी आप मानोगे कि होल छोटा नहीं। जब तक क्वेश्चन खुद कोई ऐसी बात ना कहे कि जो होल है वो बहुत छोटा नहीं है, तब तक आपको क्वेश्चन करने के दौरान ये मान के रखना है कि जो होल है, जिस होल से पानी बाहर आ रहा है, ये होल बेहद छोटा है, ऐसे मान के चलना है आपको। तो हमने वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स की वैल्यू फाइंड की है। आई सपोज कि सारे बच्चों को ये जो कैलकुलेशन है बिल्कुल समझ में आया हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बर्नौली थ्योरम अप्लाई की गई है। तो आप लोग ये कैलकुलेशन फेयर कॉपी पे नोट करिए। कोशिश करना कि आप फेयर कॉपी पे जब इस कैलकुलेशन को नोट करें तो आप देखें नहीं, बिना देखे कॉपी पर लिखिए। बर्नौली थ्योरम अप्लाई करनी है, देखने वाली कोई चीज नहीं है। ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, आप समझ चुके हो। क्योंकि आपको समझ चुके हो इसलिए देखने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, सिंपल बर्नौली थ्योरम अप्लाई करो, कैलकुलेशन करो, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आ जाएगी। तो पहले इस वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स वाले रिजल्ट को अपनी कॉपी पे नोट करिए, ड्राइव करिए, फिर इस रिजल्ट के बारे में मैं कुछ काम की बातें और बताता हूं। पहले इसको नोट करो।
ओके, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स वाला रिजल्ट है, इसके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स की वैल्यू है वो डिपेंड किस पर करती है। इस रिजल्ट को देखो, लिक्विड के बाहर निकलने की जो स्पीड है, कितनी स्पीड से लिक्विड होल के बाहर आने वाला है, वो सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है, वो है h। एंड व्हाट इज h? हाइट नहीं है। h मतलब गहराई, इट्स नॉट हाइट। कई बार बता चुका हूं, ये जो स्मॉल h यहां पे दिख रहा है, ये गहराई है। किसकी गहराई? होल की, जहां से पानी बाहर निकल रहा है। तो ये जो हमारा होल है, उस होल की ये गहराई है h। तो ये जो h आया है, ये ओरिफाइस की गहराई है। आया समझ में बात? तो दिस h इज द डेप्थ ऑफ द ओरिफाइस। तो कितनी स्पीड से लिक्विड बाहर आएगा, ये सिर्फ एक बात पे डिपेंड करता है कि जो ओरिफाइस है उसकी गहराई कितनी है। जितनी ज्यादा गहराई होगी, जितना नीचे जाके आप होल बनाते हो, उतनी ज्यादा स्पीड से पानी बाहर निकलता है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि गहराई के अलावा और कोई चीज नहीं चाहिए। अभी जी की वैल्यू तो फिक्स ही रहती है, जी थोड़ी चेंज हो जाएगा, स्मॉल जी ये थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो कांस्टेंट है। तो केवल एक ही चीज मैटर करती है, वो है स्मॉल एच। एंड व्हाट इज स्मॉल एच? होल की गहराई। तो केवल और केवल होल की गहराई ही हमें देखनी है, और कोई चीज काम की नहीं है। जब हम वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकाल रहे होते हैं तब केवल होल की गहराई इज व्हाट मैटर्स, राइट? तो बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों को यह बात समझ में आ गई है। देन जरा ध्यान दीजिए, हमारा ये जो रिजल्ट है, ये एक चीज कहता है, बर्तन में चाहे पानी भरा हो चाहे शहद, सेम स्पीड से बाहर आएगा जब हम होल करेंगे। पानी हो या शहद भरा हो, हनी भरा हो या दूध भरा हो, कोई भी लिक्विड भरा हो, जब आप होल करोगे तो उसी रफ्तार से बाहर आएगा। जिस रफ्तार से पानी बाहर आएगा, उसी रफ्तार से अगर बर्तन में दूध है वो भी बाहर आएगा। अगर उसी बर्तन में शहद भर दे तो वो भी उसी रफ्तार से बाहर आएगा जिस रफ्तार से पानी बाहर आता है। मेरी तरफ मत देखो, रिजल्ट कह रहा है, मैंने कहा कुछ कहा, ये तो रिजल्ट कह रहा है। रिजल्ट कह रहा है केवल गहराई देखनी है होल की। तो अगर केवल गहराई मैटर करती है, तो इसका मतलब ये मैटर नहीं करता है कि बर्तन के अंदर भरा हुआ लिक्विड कौन है, पानी है, शहद है, दूध है, डजंट मैटर, कोई भी लिक्विड भरा हो। मैं थोड़ी कह रहा हूं, रिजल्ट कह रहा है। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, क्यों नाराज हो रहे हो? मैंने थोड़ी कुछ कहा, इट्स ऑल व्हाट द रिजल्ट इज सेइंग। और रिजल्ट तो झूठ नहीं बोल रहा ना, कैलकुलेशन किया है भाई हमने। कैलकुलेशन कभी झूठ नहीं बोलते, सही होने चाहिए, लेकिन गलत कैलकुलेशन है तब तो झूठ ही बोलेंगे। हमारा कैलकुलेशन सही है। तो जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि अंदर जो लिक्विड भरा गया है वो पानी है कि शहद है कि दूध है, ये सब मैटर नहीं करता, ठीक है? तो कोई भी लिक्विड भरा गया हो उसी रफ्तार से बाहर आएगा, चाहे वो पानी हो चाहे शहद हो। बर्तन के अंदर सभी लिक्विड सेम रफ्तार से ओरिफाइस के बाहर निकलते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। तो भाई जो फिजिक्स कह रही है रियल लाइफ में वो होता है। आपको सही लगे गलत लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी भरो शहद भरो, जब तुम होल बनाओगे तो सेम रफ्तार से पानी, जिस रफ्तार से पानी बाहर निकलेगा उसी रफ्तार से शहद बाहर निकलेगा, है ना? रियल लाइफ में जब तुम करोगे तो ऐसा नहीं होगा, करके देख लो, नहीं होगा। शहद ना के बराबर बाहर निकलेगा, मतलब शहद की जो स्पीड है वो नेग्लिजिबल होगी, बहुत बहुत धीरे धीरे शहद बाहर आएगा। तो एक्चुअली क्या है, जो शहद है वो चिपचिपा होता है। ये जो चिपचिपाहट है, इसे फिजिक्स में हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी।
कौन सी सिटी? विस्कोसिटी। तो जो चिपचिपाहट जिसको आप आम जिंदगी में कहते हो, फिजिक्स में हम इसको विस्कोसिटी कहते हैं। शहद जो है वो हाईली विस्कस होता है, हाईली चिपचिपा होता है। पानी में भी चिपचिपाहट है, तभी तो आप पानी को टच करो तो थोड़ा पानी आपके हाथ में रह जाता है? तब आप उसको तौलिया से पोंछते हो, ठीक है, टॉवेल से उसको पोंछते हो ना। पोंछना इसलिए पड़ता है क्योंकि पानी आपके शरीर में चिपकता है। पानी में भी एक चिपचिपाहट है, लेकिन वो शहद के कंपैरिजन में बेहद कम है। हर लिक्विड में कुछ हद तक विस्कोसिटी होती ही है, किसी में कम, और अगर शहद जैसा लिक्विड है बहुत ज्यादा। तो चिपचिपाहट तो हर लिक्विड में है, विस्कोसिटी हर लिक्विड में है। और बर्नौली थ्योरम में हमने बार बार एक वर्ड लिखा है। हमने अभी तक जितना भी फ्लूइड का फ्लो सीखा है वो हमने आइडियल फ्लूइड के लिए सीखा है। मैं बार बार एक वर्ड यूज करता आया हूं, आइडियल फ्लूइड। आज मैं बता रहा हूं आइडियल फ्लूइड क्या है। आइडियल फ्लूइड हम उसे कहते हैं जिसमें विस्कोसिटी नहीं है, जो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, विच इज कंप्लीटली नॉन विस्कस, उसे कहा जाता है आइडियल फ्लूइड। तो जो आइडियल फ्लूइड होता है दैट इज कंप्लीटली नॉन विस्कस। तो रियल लाइफ में पानी ज्यादा रफ्तार से निकलेगा होल के बाहर, शहद अगर बर्तन में भरोगे बहुत धीमे धीमे बाहर निकलेगा। वो फर्क इसलिए हो रहा है क्योंकि शहद में विस्कोसिटी है। और ये जो हमने रिजल्ट बनाया है, ये रिजल्ट हमने नॉन विस्कस लिक्विड के लिए बनाया है, आइडियल फ्लूइड के लिए इस रिजल्ट को बनाया गया है। जो बर्नौली थ्योरम है वो आइडियल फ्लूइड के लिए लिखी हुई है। इसलिए रियल लाइफ में आपको पानी और शहद की वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स में फर्क महसूस होता है। अगर विस्कोसिटी ना होती तो जितनी रफ्तार से पानी निकलेगा होल के बाहर, उतनी ही रफ्तार से शहद निकलेगा और उतनी ही रफ्तार से बाकी के सभी लिक्विड निकलेंगे। ऐसा हमारा ये रिजल्ट कहता है। तो जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो तब तक हम विस्कोसिटी इग्नोर करेंगे, मतलब हम सभी लिक्विड्स को आइडियल लिक्विड मानेंगे, आइडियल फ्लूइड मानेंगे। तो चाहे पानी है, चाहे शहद है, चाहे दूध है, चाहे केरोसिन ऑयल है, चाहे पेट्रोल है, हम सभी के सभी लिक्विड्स को जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए, हम सभी लिक्विड्स को आइडियल फ्लूइड मानेंगे। मतलब हम मानेंगे कि विस्कोसिटी उनमें नहीं है, ठीक है। और अगर विस्कोसिटी नहीं है, मतलब अगर आइडियल फ्लूइड है, तो हमारा ये रिजल्ट साफ साफ कह रहा है कि जब आप बर्तन की दीवार में होल करेंगे तो जिस स्पीड से पानी बाहर निकलेगा उसी स्पीड से बाकी के सभी लिक्विड बाहर निकलेंगे। क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स है वो केवल एक चीज पर डिपेंड करती है, वो है होल की गहराई एच के अलावा और कुछ मैटर नहीं करता है। मतलब लिक्विड की डेंसिटी वगैरह यहाँ पे कहीं यूज नहीं हो रही है तो मैटर नहीं करती। तो किसी भी डेंसिटी का लिक्विड हो, यानी कोई भी लिक्विड हो, अगर दीवार में सेम गहराई पे होल करते हो तो सेम वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स होगी सभी लिक्विड्स के लिए। आई होप कि ये बात अब आपको क्लियर हो गई है। दूसरी चीज ये है, काइनेमैटिक्स पढ़ते समय मैंने एक रिजल्ट बताया था, और वो रिजल्ट ये था कि अगर हम किसी चीज को ड्रॉप करें मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। काइनेमैटिक्स में मैंने बताया था ड्रॉप करना और थ्रो करना ये अलग अलग होते हैं। जब हम थ्रो करते हैं किसी चीज को तो इनिशियली उसमें कुछ स्पीड रहती है, लेकिन जब हम ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल स्पीड 0 होती है। तो अगर हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो h हाइट ड्रॉप होने के बाद जो स्पीड होती है वो √2gh होती है। ये बेसिकली थर्ड फॉर्मूले से आता है, v² = u² + 2as फॉर्मूला लगाते हो ना। तो ये जो थर्ड फॉर्मूला है इसमें इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेंगे क्योंकि हमने ड्रॉप किया है, एक्सेलरेशन को g लेंगे और डिस्प्लेसमेंट को h लेंगे, तो ये रिजल्ट आ जाता है। तो अगर हम किसी चीज को ड्रॉप करें तो h हाइट नीचे आने के बाद जो रफ्तार होती है, जो स्पीड होती है, वो इतनी होती है। और अभी हमने फाइंड किया है कि वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स ये है। कैन यू सी समथिंग? हाँ, ये दोनों रिजल्ट सेम है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? पहले तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रखने में आसानी होगी, और दूसरी चीज, लिक्विड जिस रफ्तार से होल के बाहर आ रहा है, ऐसा कह सकते हैं कि सरफेस से लिक्विड
एच हाइट सीधे सीधे गिर रहा है। अगर हम लिक्विड को गिरा देंगे एच हाइट तक, तो गिरने पर एच हाइट नीचे आके जो स्पीड उसकी हो जानी चाहिए उसी स्पीड से लिक्विड होल के बाहर आता है। तो अगर हम किसी लिक्विड को एच हाइट ड्रॉप कर दें, तो ड्रॉप की हुई बॉडी जिस रफ्तार से मूव करती है उसी रफ्तार से लिक्विड होल के बाहर निकलता है। अगर हम किसी चीज को ऊपर से ड्रॉप करें, एच हाइट नीचे ड्रॉप होकर जो रफ्तार उस चीज को हो जाती है, उस चीज के पास होती है, एच हाइट ड्रॉप होने के बाद उसी रफ्तार से पानी बाहर निकलता है। तो पानी का होल के बाहर निकलना इस तरह से है जैसे कि सरफेस से पानी को ड्रॉप किया जा रहा है और सरफेस से होल तक पानी ड्रॉप हो रहा है। अगर हम सरफेस के बगल में एक पानी की ड्रॉप को छोड़ेंगे तो वो होल के सामने जिस स्पीड पर चल रही है उसी स्पीड से पानी होल के बाहर आता है। तो इट इज लाइक कि सरफेस से लेकर होल तक पानी को गिराया जा रहा है। ठीक है, और ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स की ये वैल्यू, ये सबसे पहले टोरिसली नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड की थी। किसने फाइंड की थी? टोरिसली। टोरिसली नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस रिजल्ट को लिया था, इस रिजल्ट का एनालिसिस किया था बेसिकली। तो ये जो रिजल्ट है ये आया तो बर्नौली थ्योरम से है, लेकिन क्योंकि टोरिसली ने इसकी एनालिसिस की थी इसलिए इस रिजल्ट को हम टोरिसलीज थ्योरम भी कह देते हैं। ये वर्ड बहुत रेयर यूज होगा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर कहीं लिखा मिल जाए टोरिसली थ्योरम तो आप लोगों को ये फील ना हो कि आपने पढ़ा नहीं। तो टोरिसली थ्योरम क्या है? टोरिसली थ्योरम सिंपल यही है कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स की ये वैल्यू है v इक्वल टू √2gh, यही टोरिसलीज थ्योरम है। ठीक है, तो अभी मैंने जो 2 पॉइंट्स बताए हैं, पहला पॉइंट कि जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है वो लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब कोई भी लिक्विड बर्तन के अंदर भरा जाए, पानी हो, शहद हो, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, तो वो होल के बाहर सेम स्पीड से आएगा, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स सेम होगी। ये पहली बात बताई। दूसरी बात मैंने बताई, ये जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स की वैल्यू है, इस रिजल्ट को हम टोरिसलीज थ्योरम कहते हैं। तो ये जो 2 बातें मैंने आपको समझाई है, मैं इन दोनों पॉइंट्स को लिखने जा रहा हूं। ओके, ऑलराइट। तो अभी मैंने आप लोगों को 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स वाले रिजल्ट से रिलेटेड, वही दोनों पॉइंट्स मैंने सामने लिखे हैं। तो पॉइंट नंबर 1, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ अ लिक्विड डजंट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हमने निकाली है √2gh, ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में केवल होल की गहराई ही हमको चाहिए, डेंसिटी वेंसिटी या लिक्विड से रिलेटेड कोई पैरामीटर यहां नहीं है। तो लिक्विड से रिलेटेड कोई पैरामीटर नहीं है का मतलब कोई भी लिक्विड अंदर भर दिया जाए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। तो कोई भी लिक्विड भरा होगा, बस अगर सेम गहराई पर होल करोगे तो सेम स्पीड से लिक्विड बर्तन के बाहर आएगा। डजंट मैटर कि लिक्विड कौन सा वाला है। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ अ लिक्विड डजंट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द ओरिफाइस। केवल ओरिफाइस की गहराई पर ही ये डिपेंड करता है। तो दिस मीन्स ऑल लिक्विड्स विल कम आउट ऑफ द ओरिफाइस विद सेम स्पीड। सभी के सभी जो लिक्विड है वो ओरिफाइस के बाहर सेम स्पीड से बाहर आएंगे इफ ओरिफाइस इज एट सेम डेप्थ। ओरिफाइस की गहराई सेम होनी चाहिए, तब सारे लिक्विड, चाहे लिक्विड कोई भी अंदर हो, वो सेम रफ्तार से ही ओरिफाइस के बाहर आएगा, क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है वो ओनली डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द ओरिफाइस। दूसरा पॉइंट देखिए, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का जो रिजल्ट है उसको देख के ऐसा फील हो रहा है जैसे लिक्विड को हम सरफेस से होल तक गिरा रहे हैं। तो नीचे गिरेगा h, स्मॉल h हाइट, जब नीचे गिरेगा तो नीचे गिर के उसकी जो रफ्तार होगी उसी रफ्तार से लिक्विड होल के बाहर आता है। तो लिक्विड का होल के बाहर आना, इट इज लाइक कि सरफेस से होल तक लिक्विड ड्रॉप किया जा रहा है, और इस स्टेटमेंट को टोरिसलीज थ्योरम कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द स्पीड गेन्ड बाय अ पार्टिकल, स्पीड गेन्ड बाय अ पार्टिकल
ड्रॉप्ड नियर द फ्री सरफेस। अगर हम फ्री सरफेस के पास में किसी पार्टिकल को छोड़ेंगे तो वो पार्टिकल नीचे ड्रॉप होके जितनी स्पीड गेन करेगा, व्हेन इट रीचेस द होल, होल के सामने पहुंच के, मतलब स्मॉल h हाइट ड्रॉप होके वो जितनी स्पीड को गेन करेगा उसी स्पीड से लिक्विड बाहर निकल रहा है। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड टॉरिसेलिस थ्योरम। तो ये दोनों बातें मैंने अभी समझाई थी, दोबारा समझा दिया है। आप लोग साइड हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1 और 2 को फटाफट नोट करो। ऑलराइट, अब जब ये लिक्विड बाहर आएगा तो बाहर आने के बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। बाहर आ गया, बाहर आने के बाद सिर्फ ग्रेविटी ही इस पर अपना असर दिखाएगी, ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स नहीं है लिक्विड पर। और अगर और कोई फोर्स नहीं है, केवल ग्रेविटी है, तो जो मोशन होता है उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। आप लोग जानते हो। तो हम फाइंड करेंगे कि जो लिक्विड बाहर आया है वो लिक्विड कितनी दूर जाके जमीन पे लड़ेगा। इसको हम लोग रेंज कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज कहा जाता है ना। तो ये जो पानी की धार है ये बर्तन से कितना दूर जाके जमीन पे टच करेगी, यानी पानी की धार की रेंज क्या है वो फाइंड करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं कैलकुलेशन आप लोगों को समझाऊं, मैं आपको बता देता हूं कि अब जो मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, क्या कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, रेंज का। इस कैलकुलेशन का फ्लूइड मैकेनिक्स से कोई लेना देना नहीं, मैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कैलकुलेशन करने वाला हूं। ठीक है, तो इसी बहाने प्रोजेक्टाइल मोशन रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो साइड हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, रेंज ऑफ लिक्विड। तो होल के जब बाहर आए तो बर्तन से कितनी दूर जाके वो जमीन पे टकराने वाला है, उसी चीज को हम लोग रेंज कहते हैं। तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जमीन तक पहुंचने में, बर्तन होल से लेकर जमीन तक आने में टाइम कितना लगेगा, मतलब कितनी देर वो हवा में रहता है। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब लैंडिंग टाइम, जिस टाइम पर वो जमीन पे लड़ा, ये वाला टाइम। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाते समय मैंने बहुत बार कहा था कि जब भी आपसे किसी पॉइंट के बारे में पूछा जाता है कि जैसे इस पॉइंट पर पहुंचने का टाइम बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है, यही मतलब है ना कि लैंडिंग पॉइंट पर पहुंचने का टाइम बताओ। तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है कि इस पॉइंट से रिलेटेड आपको कुछ बताना है, तो हमें यह देखना होता है कि जब उस पॉइंट पर लिक्विड पहुंचा तो आप क्या जानते हो। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि होल से निकल के जब उस पॉइंट पर लिक्विड पहुंचेगा तो उसका वर्टिकल यानी वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, लेकिन नेगेटिव, नीचे की तरफ है। तो व्हेन लिक्विड स्ट्रीम हिट्स द ग्राउंड, जब पानी की जो स्ट्रीम है वो जमीन को हिट करती है, हिट्स द ग्राउंड, इट्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बिकम्स, जमीन पर हिट करते समय वर्टिकल, वर्टिकल मतलब वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बिकम्स कितना, माइनस ऑफ h माइनस h। वैसे तो अच्छे बच्चे ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हम किसी चीज को ड्रॉप करें, ड्रॉप करें मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो h हाइट नीचे गिरने का जो वक्त होता है वो होता है √2h/g। यहां पर भी हम ड्रॉप ही कर रहे हैं, जो वेलोसिटी है वो तो x डायरेक्शन में है ना, y डायरेक्शन में तो 0 ही वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में तो 0 है। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि x मोशन का y मोशन से कोई रिलेशन नहीं है। तो जब हम y मोशन देखेंगे तो x मोशन से कोई मतलब नहीं होता। तो अगर हम किसी चीज को ड्रॉप करें तो h हाइट ड्रॉप होना, ड्रॉप होना मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होना, तो h हाइट ड्रॉप होने का ये टाइम है। तो
तो यहां पर जो हमारी पानी की धार है वो कितनी हाइट ड्रॉप हो रही है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h हाइट ड्रॉप होने का टाइम ये होगा √2h की जगह ये वाली हाइट बाई g। तो जो लोग थोड़े अच्छे बच्चे हैं वो तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि जमीन तक पहुंचने में ये टाइम लगेगा। मैं थोड़ा सिस्टमैटिकली कैलकुलेट कर रहा हूं, अदरवाइज तो डायरेक्ट ही लिख सकते हो इतना टाइम लगेगा जमीन तक आने में। ठीक है, तो जो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं समझा के कर रहा हूं। तो जब जमीन पर लैंड होगा, सो इट्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज दिस, इतना। अब हम लेते हैं वर्टिकल मोशन, क्योंकि हमें टाइम चाहिए तो वाई डायरेक्शन में हम ध्यान देंगे, एक्स में ध्यान नहीं देंगे। वर्टिकल मोशन बोलो या वाई मोशन बोलो, आपकी मर्जी, वाई मोशन लेंगे। फॉर्मूला ये होता है S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहां डिस्प्लेसमेंट की जगह ये माइनस h, इनिशियल वेलोसिटी 0, t हमें निकालना है, टाइम हमें चाहिए। एक्सीलरेशन की जगह माइनस GT स्क्वायर। तो ये पहला टर्म तो 0 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये बचता है, राइट हैंड साइड पे ये बचता है। ठीक है, और यहां माइनस माइनस हटते हैं। सो टाइम टेकन बाय लिक्विड स्ट्रीम, टाइम टेकन बाय लिक्विड स्ट्रीम टू रीच एट ग्राउंड, जमीन तक आने का जो टाइम है इज, तो दैट टाइम इज t इक्वल टू √2 टाइम्स कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई g। इतना टाइम लगेगा होल से निकल के जमीन तक पहुंचने में। तो सबसे पहले तो टाइम कैलकुलेट करो, फिर मैं रेंज निकाल के देता हूं। जल्दी से कैलकुलेट करो इसको। वीडियो पॉज करके आप लोग कैलकुलेशन को नोट कर सकते हो, मैं इरेज करके आगे की चीज समझाने वाला हूं। तो जमीन तक आने में टाइम ये लगेगा, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब इतने टाइम में हमें देखना है रेंज। रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट within this time is range। तो ये जो टाइम है, इतने टाइम में जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो रेंज होगा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो फिक्स रहनी है, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स वेलोसिटी फिक्स ही रहती है। और अगर वेलोसिटी फिक्स है तो एक ही फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो सीधे सीधे मैं लिख रहा हूं, सो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी कि रेंज, इट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो रेंज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है, टाइम हमने निकाला है। v की वैल्यू यानी वेलोसिटी ऑफ इनफ्लक्स की वैल्यू √2gh, टाइम की वैल्यू √2 h माइनस h बाई g। ये g कैंसिल हुआ, √2 मिलके 2 हो गए। सो रेंज ऑफ लिक्विड स्ट्रीम इज, ये आ गया रिजल्ट। पानी की जो धार बाहर आ रही है उसकी रेंज क्या है, इट इज 2 टाइम्स 2, √2 मिलके 2 हो गया, और अंडर रूट के अंदर h इंटू h माइनस h।
ये है पानी की स्ट्रीम की रेंज, और जो मैंने ये रेंज का कैलकुलेशन किया है इसका फ्लूइड मैकेनिक्स से कोई रिलेशन नहीं, सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन का कैलकुलेशन किया है। मैं अच्छे ढंग से लिखता हूं, इसलिए लिखता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लिखना सीखें। आप लोगों को बोर्ड का एग्जाम अपीयर करना है, बोर्ड के एग्जाम में अच्छे ढंग से लिखोगे तब अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वरना तो ये जो रिजल्ट है, अगर मैं ये प्रॉपरली हर चीज को लिखूंगा नहीं तब तो मैं डायरेक्ट इस रिजल्ट को लिखूंगा और एक स्टेप में सीधा आंसर। मतलब ये जो कैलकुलेशन है बहुत ही छोटा कैलकुलेशन है, लेकिन जब हम हर चीज को लिखते हैं प्रॉपरली, अच्छे ढंग से प्रेजेंट करते हैं, तो लिखना थोड़ा ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो आपको लिखना भी सीखना होगा। बोर्ड के एग्जाम में लिखने के मार्क्स होते हैं, तो प्रॉपरली मेंशन करिए कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, कैसे फाइंड कर रहे हैं। एक्स मोशन ले रहे हो, बच्चे लिखते ही नहीं, लिखना चाहिए कि हम एक्स मोशन ले रहे हैं, फिर वाई मोशन ले रहे हो तो वाई मोशन ले रहे हैं, ऐसे मेंशन करना चाहिए जैसे मैं करता हूं। ठीक है, फेयर कॉपी पे रेंज वाला रिजल्ट आप लोग ड्राइव कर लो। आई होप कि ये जो रेंज वाला रिजल्ट मैंने निकाल के दिखाया है आपको क्लियर समझ में आया होगा। इन केस कोई बात कम समझ में आई हो तो एक बार रिवाइंड करके फिर समझने की कोशिश कर लो, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग अपना डाउट पर्सनली मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।